नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में जब से प्रदेश भाजपा की कमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी गई है, तब से ही राजस्थान में प्रदेश भाजपा पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है और राजस्थान में अब दो गुट भी सक्रिय हो चुके हैं। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गुट माना जाता है, तो वहीं एक दूसरा गुट जिसने अब जन्म ले लिया है वो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुट है। ऐसे में इन दोनों ही गुटों के बीच में आपसी तकरार देखने को मिलती है और जहां राजस्थान सहित पूरे देश भर में लगातार एक चर्चा है कि जहां देश और दुनिया की सबसे व्यवस्थित पार्टी भारतीय जनता पार्टी में गुट कैसे पैदा होगा। लगातार जहां राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा है कि जब से राजस्थान की कमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी गई है, तब से ही राजस्थान में प्रदेश भाजपा मुश्किलों का सामना करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई, उसके बाद से ही कई सारे सवालों के कटघरे में प्रदेश भाजपा राजस्थान में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में राजस्थान के एक विधायक ने लगातार प्रदेश भाजपा को घेरा है और वो विधायक भी कांग्रेस या किसी अन्य दल के नहीं, वह खुद प्रदेश भाजपा का ही हिस्सा है। वो विधायक है कालीचरण सराफ, और कालीचरण सराफ वो विधायक है जो कभी वसुंधरा के सबसे करीबी माने जाते हैं और ऐसे में वसुंधरा गुट के वे सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में से शामिल है और लगातार प्रदेश भाजपा पर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कालीचरण सराफ ने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। एक मैं समस्या आपको जो इनवॉल्व के अंदर आज प्रश्न भी था बाल मुकुंदाचार्य जी का, वो थे नहीं उस समय। ई रिक्शा जयपुर शहर में 30,000 से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन ई रिक्शाओं में जयपुर का लोकल नागरिक कोई नहीं है। ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बाहर से आए हैं, उनके ये ई रिक्शे हैं। ये सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 2-2, 3-3 बार मीटिंग हो चुकी, परंतु अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप इसकी पॉलिसी बनाएं, जोन वाइज रिक्शों को आप ये बंटवारा करें और सबके आधार कार्ड के आधार पर इसकी चेकिंग करें। और आज आप देखिए कि 100 रिक्शे एक व्यक्ति के हैं, किराए पर चला रहे हैं। ये जयपुर शहर के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप निश्चित रूप से इनका रजिस्ट्रेशन करिए, आधार कार्ड देखिए और उसके आधार पर इनका आप निर्णय करिए। एक मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं। राजा पार्क में 50 वर्ष पूर्व एक दुकान को हमारे जो आदर्श नगर के उपायुक्त महोदय हैं, डीसी महोदय, उन्होंने मकान मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए उसको सीज कर दिया। एक बिल्डिंग है, उसमें 15-20 दुकानें बनी हुई है। 50-50 साल से दुकानें, उसने जो ज्वेलर है बड़ा, जिसने बिल्डिंग खरीदी है, वो होटल बनाना चाहता है। उसने पहले उस दुकानदार से कहा कि खाली कर दो, नहीं मैं सीज करवा दूंगा। उसने कहा कि 50 साल पुरानी दुकान आप सीज कैसे करवा दोगे। भ्रष्टाचार हुआ इसमें और एक इलीगल दुकान बना करके साहब वो क्या जीरो सेटबैक पे बना ली, इसलिए आप उस दुकान को सीज करो। समझ में आती है, पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया। कालीचरण सराफ ने कहा है कि राजस्थान में करीबन 30,000 ऐसे ई रिक्शा चालक है जो राजस्थान के बाहर से हैं या फिर दूसरे देश के हैं, जैसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आकर ई रिक्शा चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश भाजपा को उनके ऊपर लगातार कार्रवाई करते हुए नज़र आना चाहिए और सरकार को उनका आधार कार्ड से लेकर उनका तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए। जिसके बाद से ये राजस्थान के सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि इस विधायक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश भाजपा को कहीं ना कहीं घेरने का काम किया है और ऐसे में राजस्थान में जब से वसुंधरा राजे की नाराज़गी देखने को मिली है, तब से ये राजस्थान में प्रदेश का वसुंधरा गुट का जो नेता है वो लगातार प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गुट को घेरता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है। और क्या कुछ कालीचरण सराफ ने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एक में हाँ मिले हुए हैं। अच्छा बैठो, बिराजो। ऐसा है, जयपुर के विकास के लिए यदि जयपुर के सारे एमएलए मिलेंगे भी तो निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि हमको जयपुर का विकास करना है। समझे आप। अब एक मैं आपको सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं
कि एक बार मैंने समाचार पत्रों में 28 फरवरी को एक समाचार पढ़ा, उसमें लिखा कि शहरी अमृत योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर शहर का मुंबई और अहमदाबाद की तर्ज पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा। क्या करेंगे उसमें? टोंक रोड को रामबाग सर्किल से B2 बाईपास तक 125 मीटर इधर और 125 मीटर इधर, यानी 250 मीटर चौड़ा किया जाएगा। 250 मीटर चौड़ा करेंगे तो आपने, मैं कहना चाहूंगा मंत्री महोदय कि एसी कमरों में बैठ के ये अधिकारी और ये इस प्रकार के निर्णय कर लेते हैं। आपने कभी कल्पना की कि 250 मीटर यदि चौड़ा हो गया टोंक रोड तो उसमें कम से कम 5000 मकान टूटेंगे और कम से कम 100 कॉलोनियां खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र में यह संभव है? और क्या हमने जनप्रतिनिधियों ने भाड़ झोंकी है? हम किसी भी हालत में इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो ये बताएं, क्योंकि आज हजारों नागरिक आज दहशत में जी रहे हैं। लोग मेरे पास रोज आते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है आपके राज में? 250 मीटर तो हमारे जेल मार्ग ही नहीं है। यदि इस प्रकार से यदि चौड़ा करेंगे तो कई लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो इसके बारे में निश्चित रूप से आप विचार करें और ये घोषणा करें कि इस प्रकार का जो सेक चिल्लाना निर्णय सरकार के अधिकारियों ने एसी में बैठ करके किया है, इसको किसी भी प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी निमाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ये सही कहा, द्रव्यवती नदी वसुंधरा जी की जब सरकार थी तो जयपुर शहर में आए दिन बाढ़ के हालात नहीं बने। इसके लिए द्रव्यवती नदी का हमने सौंदर्यीकरण करा, अमानिशा के नाले को पक्का करके और वहाँ उसमें वॉक वे भी बनाया, साइकिल के लिए ट्रैक भी बनाया। परंतु ये 5 साल जब आपकी सरकार रही धारीवाल जी, द्रव्यवती नदी के बारे में अब एक शब्द भी नहीं बोले। द्रव्यवती नदी के बारे में आप एक शब्द भी नहीं बोले। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2003 से 2008 के बीच में, निश्चित रूप से आप इसके ऊपर ध्यान देंगे और यदि जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। जहां गंदगी को रोके जाने की बात है उसको करेंगे। जो सीवरेज का पानी उसके अंदर गिरता है उसको हटाएंगे और निश्चित रूप से इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, तो मेरा टाइम खराब मत करो भाई, नहीं अभी 1 घंटे बजा देंगे। मेरा टाइम कटेल मत करना आप। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए। मैं 1:22 पे चालू किया, 8 मिनट हुए मेरे को अभी। नहीं, आप ये ध्यान रखना। 13:15 मिनट ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। नहीं, वो डिस्टर्बेंस वाला आपको बताना चाहूंगा 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें कि मालवीय नगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में मालवीय नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 के बीच में एक नाला है, बरसाती नाला। बगल में ही वो सरस संकुल है, वहां से जो दूध परिशोधन होता है वो उसके अंदर गिरता है। मकान के दोनों तरफ, जो नाले के दोनों तरफ जो घर है उनका सीवरेज का पानी उसमें गिरता है। मैं ये कहूंगा कि आप उस नाले को पाटने का काम करवाएं। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के लिए खेलने का मैदान बनाएं। गिरधर मार्ग पे हमारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनके लिए वहां पर पार्किंग की समस्या, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था कराएं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंत्री महोदय ने यहाँ पर ही अनाउंस किया था कि हम 10 करोड़ रुपए इसके लिए देते हैं, परंतु न तो 10 करोड़ रुपए मिला और न कोई वहाँ विकास का काम हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसकी DPR बना करके और जितना भी इसमें जो पैसा लगता है उसका करके और इस समस्या से निजात दिलवाइए। एक ये करतारपुरा नाला, यानी ये कच्चा है। अमानी शाह के नाले की तर्ज पर जिस प्रकार हमने पिछली बार द्रव्यवती नदी का विकास किया, उसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि करतारपुरा नाले को आप पक्का करवाएं और पक्का करवा के दोनों तरफ जो कॉलोनियां बची हुई है
उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं जिससे कि उसमें गंदगी नहीं जाए। अभी मैंने पढ़ा था कि साहब उसकी चौड़ाई 30 मीटर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उसका आउटफॉल ही 25 मीटर है तो आप 30 मीटर क्यों करना चाहते हो? एमएनआईटी ने सर्वे करके कह दिया कि 30 मीटर तो इसकी चौड़ाई करो और फिर दोनों तरफ 30-30 फुट की यहाँ पर रोड रखो। फिर वही कम से कम 60 कॉलोनियां हैं और 50,000 लोग रहते हैं, उनका क्या होगा? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इसकी चौड़ाई 25 मीटर रखें और 25 मीटर रख के दोनों तरफ पेड़ लगाएं। 30 किलोमीटर इसकी फीट की सड़क की जरूरत नहीं है, पेड़ लगाइए। एसटीपी छोटे छोटे एसटीपी के प्लांट लगाइए जिससे कि इसका भला हो सके। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि करतारपुरा नाले के लिए जब भी हम बात करते हैं, नगर निगम को कहते हैं तो वो कहते हैं कि जेडीए का मामला है, जेडीए को कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि नगर निगम का मामला है। मैंने मेरे विधायक को से वहां 30 लाख रुपए दिए, रेलिंग लगवाई और उसका परिणाम यह हुआ कि आयुष नाम का एक बच्चा जो कार में जा रहा था, कार बह गई, उसमें वो बच्चा उसकी मौत हो गई। परंतु हमने जब रेलिंग लगवाई उसके बाद फिर जब बाढ़ आई, जब बरसात आई, एक कार फंस गई और वो आदमी बच गया। तो मैं ये चाहूंगा कि इसका आप ये निर्धारण करें कि इसका कौन वो करेगा। अब ऐसे में हुई राजस्थान में इन सियासत पर आप लोगों की क्या राय है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा का बैकफुट राजस्थान में देखने को मिला, क्या उसी का नतीजा था कि साल 2024 में महज 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई और आने वाले टाइम में भी जहां राजस्थान में उपचुनाव है उसके बाद से ही राजस्थान में इस तरह की बयानबाजी क्या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।